अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। इस टॉपिक के अंदर हम पेजिंग, स्वैपिंग, फिज़िकल एंड लॉजिकल एड्रेसेस और फ्रेगमेंटेशन ये टॉपिक्स कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों के ये तमाम कंसेप्ट क्लियर हो सकें। किसी भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक्स बहुत अहम होते हैं, इनमें से MCQs लाजमी उठाए जाते हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। जो चीज़ समझ ना आए वो आप लोग हमसे दोबारा भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसके नोट्स भी आप लोगों को स्लाइड्स की शक्ल में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप लोगों को आसानी रहे तैयारी करने में। आखिर में वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वही बात दोबारा बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी हर आने वाली वीडियो पहुंचती रहे। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है इससे रिलेटेड, मेन मेमोरी से रिलेटेड, वो है लॉजिकल और फिज़िकल एड्रेस स्पेस। अब लॉजिकल और फिज़िकल एड्रेस होते क्या हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉजिकल एड्रेसेस की। लॉजिकल एड्रेसेस को हम वर्चुअल एड्रेसेस भी कहते हैं। ऐसे एड्रेसेस जो CPU जनरेट करे उसे हम लॉजिकल एड्रेसेस का नाम देते हैं। इनका दूसरा नाम वर्चुअल एड्रेस भी है। उसके बाद अगर हम बात करें फिज़िकल एड्रेस की, ऐसे एड्रेसेस जो मेमोरी यूनिट बनाता है, मेमोरी यूनिट जनरेट करता है, इसे हम नाम देते हैं फिज़िकल एड्रेसेस का। अब लॉजिकल और फिज़िकल एड्रेसेस कंपाइल टाइम में दोनों सेम होते हैं। दोनों ही जब लोड टाइम हो रहा होता है, एड्रेस बाइंडिंग स्कीम हो रही होती है, दोनों ये सेम रहते हैं। लेकिन ये दोनों जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, कंपाइल टाइम का आपको पता होगा, कंपाइल टाइम में दोनों लॉजिकल और फिज़िकल एड्रेसेस सेम रहते हैं, जबकि जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, प्रोसेस रन होना शुरू होता है, तो लॉजिकल और फिज़िकल एड्रेसेस डिफ़र हो जाते हैं, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। अब लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होती है? लॉजिकल एड्रेसेस का वो सेट जो किसी भी प्रोग्राम ने जनरेट किया उसे हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस कहते हैं। वो तमाम लॉजिकल एड्रेसेस जो एक सेट की शक्ल इख्तियार कर लें, जो किसी प्रोग्राम ने जनरेट किए हों, उसे हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस का नाम देते हैं। उसके बाद फिज़िकल एड्रेस स्पेस क्या होता है? वो तमाम फिज़िकल एड्रेसेस जो किसी भी प्रोग्राम ने जनरेट किए हों, उसके सेट को हम नाम देते हैं फिज़िकल एड्रेस स्पेस। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस CPU बनाता है, फिज़िकल एड्रेस स्पेस मेमोरी यूनिट बनाता है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस, फिज़िकल एड्रेस स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल फिज़िकल एड्रेसेस। इसके अलावा कंपाइल टाइम में दोनों सेम होते हैं, लेकिन जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है दोनों डिफर हो जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? चले हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक ऐसा हार्डवेयर यूनिट जो वर्चुअल या लॉजिकल एड्रेसेस, वर्चुअल एड्रेस किसको कहते थे हम? लॉजिकल एड्रेसेस को। जो वर्चुअल एड्रेस को मैप करता है फिजिकल एड्रेस के अंदर, इसे हम नाम देते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का। आमतौर पर जो जितने भी यूज़र होते हैं वो उनका जो प्रोग्राम होता है वो डील कर होता है लॉजिकल एड्रेसेस से, और वो फिज़िकल एड्रेसेस को नहीं देख पाते। अब वो फिज़िकल एड्रेसेस कैसे बनते हैं? वही जो लॉजिकल एड्रेसेस हैं, जब उनकी मैपिंग होती है फिज़िकल एड्रेसेस में, जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करा रहा होता है, उससे हम नाम देते हैं फिज़िकल एड्रेसेस या मैपिंग ऑफ लॉजिकल टू फिज़िकल एड्रेसेस। दोबारा मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूँ, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो मैपिंग करता है लॉजिकल एड्रेस से फिज़िकल एड्रेस में। इसी स्लाइड में एक और बात है कि यूज़र जो प्रोग्राम है वो लॉजिकल एड्रेसेस से ही डील करता है। उसे फिज़िकल एड्रेस को ना वो देख सकता है, ना ही उसे कोई पता होता है कि फिज़िकल एड्रेसेस कहाँ बन रहे हैं। अब एग्जीक्यूशन टाइम में ही आपकी ये बाइंडिंग हो रही होती है, ये मैपिंग हो रही होती है, यानी कि रनिंग के टाइम पे ही जब प्रोग्राम आपका रन कर रहा होता है तो ये मैपिंग तब ही हो रही होती है। लॉजिकल एड्रेस तब भी फिज़िकल एड्रेस में मैप हो रहे होते हैं या वहाँ पे बाइंड हो रहे होते हैं। अब ये तमाम लॉजिकल एड्रेस, क्योंकि फिज़िकल एड्रेस से मैपिंग से बनते हैं, तो ये तमाम के तमाम लॉजिकल एड्रेस बॉन्ड होते हैं फिज़िकल एड्रेसेस के। नेक्स्ट हम करते हैं डायनामिक लिंकिंग। अच्छा, ये टॉपिक बहुत अहम है, डायनामिक लिंकिंग और स्टैटिक लिंकिंग। इसमें मैंने एक चीज़ हाईलाइट की हुई है, स्टब की। ये लास्ट टाइम शायद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के एग्ज़ाम में या लेक्चरार के एग्ज़ाम में ये जो है मखसूस जो वर्ड है ना, ये आया था। तो इसके मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ये है क्या। डायनामिक लिंकिंग, डायनामिक लिंकिंग आपको पता है कि जितनी भी मैपिंग हो रही होती है एग्जीक्यूशन टाइम के दौरान, जितनी भी
एड्रेस कन्वर्टिंग हो रही होती है एग्जीक्यूशन टाइम के दौरान, उससे हम डायनामिक लिंकिंग का नाम देते हैं। जबकि स्टैटिक लिंकिंग, जैसे आपने कंप्यूटर को ऑन किया, आपकी रैम के अंदर तमाम लाइब्रेरीज, तमाम प्रोग्राम कोड, सारा कुछ जो है वो लोड हो जाता है, उसे हम नाम देते हैं स्टैटिक लिंकिंग का। तो स्टैटिक लिंकिंग क्या है, जैसे ही प्रोग्राम आप कंप्यूटर चलता है तो रैम काम करना स्टार्ट करते हैं, तो रैम के अंदर तमाम लाइब्रेरीज, तमाम डाटा अपलोड हो जाता है, तमाम डाटा उसके अंदर आ जाता है, इसे हम नाम देते हैं स्टैटिक लिंकिंग का। लेकिन मखसूस जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उस वक्त जो लिंकिंग हो रही होती है एग्जीक्यूशन के दौरान, उसे हम नाम देते हैं डायनामिक लिंकिंग। अब ये सारा प्रोसेस एक स्टब, एक स्मॉल पीस ऑफ कोड है जो यूज़ होता है मेमोरी रेजिडेंट को तलाश करने में। मतलब आपकी जो लाइब्रेरी के कहाँ पे रखी हुई है, उसकी जगह कौन सी है, उसका एड्रेस कौन सा है, उसको लोकेट करने के लिए जो एड्रेस इस्तेमाल किया जाता है, जो स्मॉल पीस ऑफ कोड इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम नाम देते हैं स्टब का। अब स्टब अपने आप को रिप्लेस करता रहता है न्यू रूटीन के साथ। जो भी एग्जीक्यूशन के अंदर न्यू रूटीन आएगी उसके साथ अपने एड्रेस को करता रहेगा और एग्जीक्यूट करता रहेगा रूटीन को ही। इसी दौरान डायनामिक लिंकिंग के दौरान ही ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है कि रूटीन जो है, रूटीन क्या थी जो स्टब जो है रन कर रहा था, कि रूटीन प्रोसेसेस के अंदर है या नहीं है। अगर प्रोसेसेस के अंदर है तो ये मेमोरी एड्रेस बन जाएगा, अगर नहीं है तो उसको एड्रेस स्पेस के अंदर ऐड किया जाता है। अच्छा, डायनामिक लिंकिंग ज़्यादातर लाइब्रेरीज के लिए इस्तेमाल की जाती है और सिस्टम जो आपकी सिस्टम के लाइब्रेरीज जितनी भी होती हैं उसे हम शेयर्ड लाइब्रेरीज का भी नाम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्वैपिंग। स्वैपिंग होती क्या है? स्वैपिंग होती है जी बैकिंग स्टोर से मेमोरी तक। ये जो आपका प्रोसेसेस इन और आउट हो रहे होते हैं उसे हम नाम देते हैं स्वैपिंग का। मेमोरी और बैकिंग स्टोर, आपका बैकिंग स्टोर आपकी वो डिस्क हो गई जहाँ पे डाटा आपका पड़ा हुआ था, जिसे हम सेकेंडरी डिस्क का भी नाम दे रहे हैं। तो उसमें आप लोगों का जो प्रोसेस इन और आउट हो रहा होता है उसे हम नाम देते हैं स्वैपिंग का, और ये अमल कराता है स्वैप्ड। अब आपका जो फिजिकल मेमोरी स्पेस है वो एक्सीड कर जाता है फिजिकल मेमोरी से। टोटल फिजिकल मेमोरी स्पेस जो आपकी मुख्तलिफ प्रोसेसेस का टोटल फिजिकल मेमोरी स्पेस था वो एक्सीड कर सकता है फिजिकल मेमोरी से। अब हमने स्वैपिंग में बात की थी दो टर्म की, एक बैकिंग स्टोर की और एक आपकी प्रोसेस इन और आउट की। तो वो देख लेते हैं क्या था बैकिंग स्टोर। बैकिंग स्टोर का जैसे मैंने आपको बता दिया, एक फास्ट डिस्क होगी जो मतलब लार्ज होगी, लार्ज साइज होगा, जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज का भी नाम देते हैं। और इसमें तमाम आपके मेमोरी इमेजेस, जो यूज़र के तमाम मेमोरी इमेजेस हैं वो इसी डिस्क के अंदर कॉपी हुए पड़े होते हैं, इसी डिस्क के अंदर स्टोर हुए पड़े होते हैं। यूज़र जो भी चीज़ बनाता है वो अपना इसी डिस्क के अंदर स्टोर कर लेता है, और यही जब इधर से ही फिर रैम के अंदर हो जाती है, प्रोसेस इन हो रहा था, ये प्रोसेस आउट हो रहा था, उसे हम टर्म यूज़ करते हैं रोल आउट रोल इन। तो इसे हम नाम देते हैं स्वैपिंग का। दोबारा टर्म हम रिपीट कर लेते हैं। स्वैपिंग कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बैकिंग स्टोर से मेमोरी तक जो प्रोसेस रोल इन या रोल आउट हो रहे हैं, प्रोसेस इन या प्रोसेस आउट हो रहा होता है, उसे हम नाम देते हैं स्वैपिंग का। अब बैकिंग स्टोर क्या है? बैकिंग स्टोर वो आपकी फास्ट लार्ज डिस्क होगी जो तमाम यूज़र के इमेजेस को, तमाम यूज़र के मेमोरी इमेजेस को कॉपी करके अपने पास स्टोर कर लेती है। अब रोल इन या रोल आउट क्या होता है? रोल इन में ये होता है कि लोअर प्रायोरिटी के जो प्रोसेस हैं वो स्वैप आउट कर दिए जाते हैं और हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस को लोड किया जाता है, इसे हम नाम देते हैं रोल इन या रोल आउट। लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस स्वैप आउट होते हैं, मतलब ये रोल आउट हो गया। इसी तरह से हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को लोड इन किया जाता है, ये रोल इन हो गया और उनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की जाती है। अब स्वैपिंग का जो ज़्यादातर टाइम है वो ट्रांसफ़र टाइम कहलाता है, और ये ट्रांसफ़र टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ मेमोरी स्वैप की। ट्रांसफ़र टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ मेमोरी स्वैप। कितनी मेमोरी आपने स्वैप की, इस टाइम को हम नाम देंगे ट्रांसफ़र टाइम का, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ मेमोरी स्वैप के। अब ये सारा काम जो सिस्टम कर रहा होता है वो एक रेडी क्यू तैयार रखता है जिसमें लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस और हायर प्रायोरिटी प्रोसेस मौजूद होते हैं। वो तमाम एक डिस्क के ऊपर स्टोर कर लेता है और एक वो क्यू बना लेता है जिसे हम नाम देते हैं रेडी क्यू का, और यही वो रेडी क्यू होती है जिसे हम कहते हैं कि एग्जीक्यूशन क्यू का भी नाम देते हैं, जो एग्जीक्यूशन के लिए जहाँ से डाटा आपका आता रहता है।
अब इसका अगर स्कीमेटिक व्यू देखें हम स्वैपिंग का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेन मेमोरी आपकी, और ये बैकिंग स्टोर है। यहाँ से डाटा आपका प्रोसेस स्वैप इन हो रहा है और स्वैप आउट यानी कि रोल इन और रोल आउट हो रहा है। इसे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन मोस्टली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के दौरान ये कर होती है, और इसके काम ये होता है, इस फ्रेगमेंटेशन में होता ये है कि फ्री ब्लॉक्स जो हैं, वो आपकी जो मेमोरी के फ्री ब्लॉक्स पड़े हुए थे, वो आपकी आने वाली रिक्वेस्ट को, जो मेमोरी एलोकेशन के लिए रिक्वेस्ट आ रही होती है, जो प्रोसेसेस रिक्वेस्ट कर रहे थे मेमोरी एलोकेशन के लिए, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो इस हालत में जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सिस्टम के अंदर एक टर्म हम यूज़ करते हैं फ्रेगमेंटेशन, वो कर होती है। फ्रेगमेंटेशन का दोबारा मैं बता दूं, फ्रेगमेंटेशन उस टाइम अकर होगी जब आपके फ्री मेमोरी ब्लॉक्स आने वाली प्रोसेस की रिक्वेस्ट को सही तरह से सेटिस्फाई ना कर सकें, सही तरह से उनको अकोमोडेट ना कर सकें, तो जो हमारे पास आती है वो है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन को फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में आपका मेमोरी स्पेस मौजूद होता है किसी भी आने वाली रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन जो कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट आ रही होती हैं उनको नहीं। जो आपके पास मेमोरी स्पेस से रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास इसका मेमोरी स्पेस मौजूद होता है। इसे हम नाम देते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यानी कि मेन मेमोरी से जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको ये सेटिस्फाई करता है, ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। उसके बाद इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की अगर आप बात कर ले, इसमें आपकी जो एलोकेटेड मेमोरी है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में, वो ज़्यादा हो जाती है रिक्वेस्टेड मेमोरी से। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या था कि दोनों सेटिस्फाई हो रहे थे, रिक्वेस्ट सेटिस्फाई हो रही थी। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में जो आप मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं वो रिक्वेस्टेड मेमोरी से लार्जर हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसे हम नाम देते हैं, इस फ्रेगमेंटेशन का हम नाम देते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का। और ये इंटरनल जो आपकी इंटरनल मेमोरी है और जो पार्टीशन है उनके दरमियान ये डिफरेंस होता है। आपकी इंटरनल मेमोरी यानी कि आपकी मेन मेमोरी और पार्टीशन के दरमियान ये डिफरेंस होता है, जिसमें आपकी एलोकेटेड मेमोरी रिक्वेस्टेड मेमोरी से बड़ी हो जाती है। इसे हम नाम देते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन को ही आगे लेके चलते हैं। अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को अगर आप रिड्यूस करना चाह रहे हैं, कम से कम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कंपैक्शन एक प्रोसेस है, वो यूज़ किया जाता है। अब होता क्या है, इसमें मेमोरी को शफल किया जाता है फ्री मेमोरी के अंदर, और फ्री मेमोरी जो मेमोरी को शफल किया जाता है, जो फ्री मेमोरी ब्लॉक्स पड़े होते हैं उनको एक लार्ज ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक लार्ज ब्लॉक उनका बना दिया जाता है। अब कंपैक्शन के ही ज़रिए आपकी रेलोकेशन जो हो रही होती है वो सारी डायनामिक हो जाती है और सारी एग्जीक्यूशन के दौरान होती है। कंपैक्शन एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर बाद में हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं सेगमेंटेशन की तरफ। सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें, ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जो सिर्फ और सिर्फ यूज़र व्यू को सपोर्ट करे, उसे हम नाम देते हैं सेगमेंटेशन का। दोबारा मैं बता दूं, ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जो सिर्फ और सिर्फ यूज़र व्यू को सपोर्ट करे मेमोरी के अंदर, उसे हम नाम देते हैं सेगमेंटेशन का। सेगमेंटेशन कलेक्शन होती है डिफरेंट प्रोग्राम्स की। अब इसके अगर हम छोटे छोटे लॉजिकल यूनिट बना लें, तो जैसे मेन प्रोग्राम है, प्रोसीजर है, फंक्शन है, मेथड है, ऑब्जेक्ट, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, तो ये सारे यूज़र व्यू से रिलेटेड हैं, सारे यूज़र व्यू के सेगमेंट हैं। तो इनको मेमोरी के अंदर जो सपोर्ट कर रहा होता है उसे हम नाम देते हैं सेगमेंटेशन का। अब यूज़र व्यू, जब यूज़र देख रहा होता है तो उसे स्टैक पता लग रहा होता है, उसे सिस्टम टेबल, मेन प्रोग्राम, उसे स्क्वायर रूट, सब रूटीन, उसे इन चीज़ों को पता होता है। लेकिन जैसे ही ये मेमोरी के अंदर चला जाता है, लॉजिकल व्यू अगर हम इसका बात करें तो ये पेजिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके पेज नंबर बन जाते हैं 1 2 3 4, या इसे हम जब फिजिकल मेमोरी स्पेस के अंदर ले जाते हैं तो फिर फ्रेम नंबर, फिजिकल मेमोरी में फ्रेम और लॉजिकल एड्रेसेस में आपके पेजेस आ जाते हैं। अब सेगमेंटेशन की अगर हम बात कर लें, लॉजिकल एड्रेस जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सेगमेंट नंबर और ऑफसेट। इसी तरह से कि इसकी सेगमेंट टेबल बनती है जिसके अंदर 2 डायमेंशनल फिजिकल एड्रेसेस मौजूद होते हैं, 2 डायमेंशनल फिजिकल एड्रेसेस मौजूद होते हैं। और हर टेबल एंट्री जो है वो बेस और लिमिट पर मुश्तमिल होती है। बेस में आपका स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस और लिमिट आपकी लेंथ ऑफ सेगमेंट को स्पेसिफाई करती है। बेस स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस को कंटेन करता है और लिमिट आपकी लेंथ ऑफ सेगमेंट को
स्पेसिफाई करती है। अब सेगमेंटेबल बेस रजिस्टर STBR क्या होते हैं? ये सेगमेंट टेबल को लोकेट कर होते हैं मेमोरी के अंदर। सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर जिसे STBR भी कहते हैं, ये सेगमेंट टेबल जो बनी थी, जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल थी, बेस और लिमिट की, इसको मेमोरी के अंदर पॉइंट आउट करते हैं। इसी तरह एक और टर्म है सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर। अच्छा, ये जो है नंबर ऑफ सेगमेंट्स को जो प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहा है उसको इंडिकेट करते हैं। सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर नंबर ऑफ सेगमेंट जो कोई भी प्रोग्राम यूज़ कर रहा था उसको इंडिकेट करते हैं। और इसके लिए एक लाजमी है कि अगर आप सेगमेंट नंबर आपका लीगल उस टाइम होगा अगर S जो है वो लेस देन है STLR से, यानी कि सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर, जो रजिस्टर की लेंथ थी अगर S उससे छोटा है, अगर आपका सेगमेंट उससे छोटा है तो इसका मतलब है ये लीगल है, वरना ये लीगल नहीं होगा। अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक वैलिडेशन बिट इस्तेमाल की जाती है और उस वैलिडेशन बिट को हम यूज़ करते हुए हम ये देखते हैं कि सेगमेंट आपका लीगल है या इलीगल है। अब यही जो प्रोटेक्शन बिट है ये सेगमेंट के साथ एसोसिएट होती है, कोड सेगमेंट लेवल के ऊपर कोड शेयर कर रही होती है। दोबारा मैं इसको रिपीट कर दूँ, प्रोटेक्शन बिट यूज़ की जाती है जिसे हम वैलिडेशन बिट का नाम देते हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, सेगमेंट टेबल के साथ एसोसिएट होती है और तमाम किस्म की जो कोड शेयरिंग हो रही होती है वो सेगमेंट लेवल के ऊपर ही हो रही होती है, यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर ही हो रही होती है। और उसमें वैलिडेशन बिट को देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि आने वाला जो सेगमेंट है वो लीगल है या इलीगल है। उसके बाद अगर हम बात करें सेगमेंटेशन हार्डवेयर की, जैसे हमने बात की थी, आपका जो सेगमेंट है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, लिमिट और बेस पे, और यही आपकी सेगमेंट टेबल बन जाती है। अब हमने ये देखना है कि जो सेगमेंट आ रहा था S जो आ रहा है वो लेस देन है आपके सेगमेंट जो रजिस्टर की लेंथ है उससे लेस देन है। अगर लेस देन है तो इसको फिजिकल मेमोरी के अंदर मैपिंग दे दी जाएगा, अगर लेस देन नहीं है तो ये एड्रेसिंग एरर आ जाएगी। दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, CPU से जो सेगमेंट आ रहा है वो आपकी सेगमेंट टेबल के अंदर पड़ा होता है। सेगमेंट टेबल से हम सेगमेंट को उठाते हैं, उस सेगमेंट को हम चेक करते हैं कि क्या ये रजिस्टर की लेंथ से लेस देन है। अगर लेस देन है तो मैपिंग हो जाएगी, यस फिजिकल मेमोरी में चला जाएगा। अगर लेस देन नहीं है तो एड्रेसिंग एरर आ जाएगा, यानी कि ट्रैप आ जाएगा। तो ये था सेगमेंटेशन हार्डवेयर। उसके बाद बात करते हैं पेजिंग की। पेजिंग वो फिजिकल एड्रेस स्पेस है प्रोसेस का जो एलोकेट किया जाता है फिजिकल मेमोरी को। फिजिकल एड्रेस स्पेस जो फिजिकल मेमोरी को एलोकेट किया जाता है, इसे हम नाम देते हैं पेजिंग का। पेजिंग क्यों की जाती है? ताकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से बचा जा सके और जो मेमोरी चंक के साइज वेरी कर रहे होते हैं उससे हम बच सकें। अब फिजिकल मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है जिसे हम फ्रेम का नाम देते हैं। आपके फिजिकल मेमोरी में फ्रेम बनते हैं, लॉजिकल मेमोरी में पेज बनते हैं। तो फिजिकल मेमोरी को जब फिक्स साइज ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाएगा तो वो फ्रेम कहलाएंगे और इसका जो साइज है वो हमेशा पावर होगी 2 की, और ये 512 बाइट से 16 मेगाबाइट्स तक हो सकती है पावर, ये याद रखिएगा। इसका फ्रेम के हवाले से अक्सर MCQ आ जाता है कि फ्रेम क्या है, तो वो फिजिकल मेमोरी को जब डिवाइड किया जाता है फिक्स साइज ब्लॉक के अंदर तो ये फ्रेम कहलाते हैं। उनका साइज किस तरह से मालूम कर सकते हैं? ये हमेशा पावर होती है 2 की और ये जो है 512 मेगाबाइट से 16 मेगाबाइट्स तक हो सकते हैं। इसी तरह लॉजिकल एड्रेसेस को जब डिवाइड किया जाता है फिक्स साइज ब्लॉक के अंदर तो उसे हम नाम देते हैं पेजेस का। लॉजिकल एड्रेसेस या लॉजिकल मेमोरी को जब डिवाइड करेंगे ब्लॉक के अंदर तो वो पेजिंग कहलाएगी और फिजिकल मेमोरी को जब डिवाइड करेंगे तो वो फ्रेम कहलाएगा। फ्रेम का जो है वो साइज पावर ऑफ 2 और 512 बाइट से 16 मेगाबाइट्स तक होता है। अब पेजिंग के अंदर क्या होता है, ये तमाम फ्री फ्रेम्स का ट्रैक रखता है कि फ्री फ्रेम्स कौन से मौजूद हैं मेमोरी के अंदर, फिजिकल मेमोरी के अंदर कौन कौन से फिजिकल मेमोरी में कितनी फ्रेम जो हैं वो फ्री हैं, उनका ये मुकम्मल रिकॉर्ड रखेगा। अब किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए अगर आपके पास n साइज पेजेस हैं तो उसके लिए n साइज आपके पास फ्री फ्रेम होने चाहिए, तब भी जाके वो प्रोग्राम लोड होता है। और इसको कंप्लीट करने के लिए हम एक पेज टेबल बनाते हैं जिसमें आपकी पूरी ट्रांसलेशन होती है लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेसेस की। वो आगे जाके मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये पेज टेबल। और बैकिंग स्टोर जो है वो इन पेजेस को सिपलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यही जो है ये सारा कुछ हो रहा था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के लिए, लेकिन अभी भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मौजूद है, उसको आगे जाके देखेंगे उसे हमने किस तरह से ख़त्म करना। अब इसकी एड्रेस ट्रांसलेशन स्कीम अगर हम देख लें
जो एड्रेस जनरेट करता है सीपीयू को, उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। जो भी सीपीयू एड्रेस जनरेट करेगा उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। अब पेज क्या थे, आप लोग रिमाइंड करें तो लॉजिकल एड्रेसेस को जब फिक्स साइज ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है तो वो पेजेस कहलाते हैं। अब उसी के दो हिस्से आ रहे हैं, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। पेज टेबल के अंदर जो इंडेक्सिंग हम कर रहे होते हैं उसे हम पेज नंबर का नाम देते हैं, और उसके अंदर जो बेस एड्रेस यूज किया जा रहा था उसे पेज ऑफसेट कहते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर दूं, पेज नंबर जो है ये वो इंडेक्स है जो पेज टेबल के अंदर किसी भी फिजिकल मेमोरी के बेस एड्रेस को बता रहा था कि हर पेज का पेज नंबर क्या है, मतलब इंडेक्सिंग हो रही है। जैसे हम 0 से आखिर तक हम नंबरिंग कर लेते हैं तो ये पेज नंबर बन गया। अब पेज एड्रेस क्या होता है, ये बेस एड्रेस पर मुश्तमिल होता है और फिजिकल मेमोरी एड्रेस को मेमोरी यूनिट के पास भेजने के लिए इस्तेमाल होता है पेज ऑफसेट। मतलब ये वो एड्रेस होगा, ये वो एड्रेस स्पेस होगी जिसके ज़रिए हम अपने फिजिकल मेमोरी एड्रेस को मेमोरी यूनिट के पास भेजेंगे। इसे हम नाम देते हैं पेज ऑफसेट। पेज नंबर को अमूमी तौर पर P से और पेज ऑफसेट को D से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पेज नंबर M-N और पेज ऑफसेट हमेशा N से रिप्रेजेंट होता है। अगर हम मालूम करना चाहें लॉजिकल एड्रेस स्पेस तो उसके लिए 2 की पावर m, एंड पेज साइज मालूम करना चाहें तो 2 की पावर n के जरिए हम मालूम कर सकते हैं। पेजिंग हार्डवेयर की अगर हम बात करें, सीपीयू ने जो बनाया था लॉजिकल एड्रेस वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, पेज नंबर और ऑफसेट, जिसे हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये आपके पास पेज टेबल मौजूद है। इसमें फिजिकल एड्रेस की बात करें तो फिजिकल एड्रेस में फ्रेम नंबर और उसका ऑफसेट, फिजिकल एड्रेस में फ्रेम नंबर और लॉजिकल एड्रेस में पेज नंबर, बाकी दोनों में ऑफसेट उनका एड्रेस जो है वो सेम रहेगा। तो ये इसका हार्डवेयर उन्होंने बनाया हुआ है। उसके बाद ये पेजिंग मॉडल है। अब लॉजिकल मेमोरी में अगर हम बात करें तो पेजेस बने हुए हैं 0 से 3 तक। इस तरह फ्रेम नंबर में अगर हम बात कर लें 0 से 7 तक बने हुए हैं। अब इसको एलोकेट की हुई है मेमोरी, ये प्रोसेसर एलोकेट कर रहा था सीपीयू, तो उसमें जैसे ये देखें पेज 0 जो है उसको फ्रेम नंबर 1 एलोकेट हुआ है। तो पेज टेबल में अगर हम देखें तो जो फ्रेम 1 है उसको पेज नंबर 0 एलोकेट किया गया है। इस तरह पेज नंबर 1 को फ्रेम नंबर 4 एलोकेट किया गया है, पेज नंबर 2 को फ्रेम नंबर 3 एलोकेट किया गया है। इसी तरह से पेज नंबर 3 को फ्रेम नंबर 7 एलोकेट कर दिया गया है। तो ये जो हो रहा है ये पेजिंग मॉडल कहलाता है, जिसमें लॉजिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी का एक रिकॉर्ड जो है वो टेबल के अंदर रखा जाता है, जिसे हम पेज टेबल का नाम देते हैं। अब इसमें फ्री फ्रेम की बात कर लें, बिफोर एलोकेशन अगर हम देखें तो फ्री फ्रेम हमारे पास जो लिस्ट है, क्योंकि हमने कहा था पेजिंग के जो है फ्री फ्रेम की एक ट्रैक रखता है, पूरा लिस्ट रखता है कि ये मेरे पास फ्री फ्रेम पड़े हुए हैं। अब फ्री फ्रेम में बिफोर एलोकेशन आपके पास देखें 14 है, 13, 18, 20, 15, ये सारे फ्री फ्रेम हैं, और इसके अंदर जो प्रोसेस पड़े हुए हैं वो पेज 0 से पेज 3 तक पड़ा हुआ था। अब अगर हम एलोकेशन के बाद देखें तो हमने 14 को एलोकेट कर दिया पेज 0, 13 को हमने एलोकेट कर दिया पेज 1, 18 को एलोकेट कर दिया पेज 2, 20 को एलोकेट कर दिया हमने पेज 3, 15 अभी भी फ्री रह गया तो इसका रिकॉर्ड भी वो रखेगा। और न्यू प्रोसेस अगर हम पेज टेबल बनाएं तो जैसे मैंने समझाया था, पेज नंबर जो है वो 0 और इसको फ्रेम नंबर कौन सा मिला हुआ है 14, पेज नंबर 1 फ्रेम नंबर 13। तो इस तरह से ये आप लोगों की न्यू प्रोसेस पेज टेबल बन जाएगी। तो ये बिफोर एलोकेशन और आफ्टर एलोकेशन के कंसेप्ट हो गए। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो पेज टेबल जो है हमेशा मेन मेमोरी के अंदर रहता है, और पेज टेबल बेस रजिस्टर हमेशा पॉइंट करेगा पेज टेबल को। पेज टेबल बेस रजिस्टर जो है ये हमेशा पेज टेबल की तरफ पॉइंट करेगा, पेज टेबल के बारे में बताएगा कि पेज टेबल कहाँ पड़ी हुई है। इस तरह पेज टेबल लेंथ रजिस्टर ये उसके साइज को बताएगा कि पेज टेबल का साइज कितना है। तो ये हमारा यहाँ तक पेजिंग कंसेप्ट था। उसके बाद आ गया एसोसिएट मेमोरी और ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर्स शुरू हो रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे। तो यहाँ तक आपका पेजिंग कंसेप्ट देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई थी, लेकिन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए कंसेप्ट क्लियर करने थे। उम्मीद है आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो हमारे साथ रब्ता करके व्हाट्सएप के ज़रिए या हमारे इसी यूट्यूब पे कमेंट्स करके हमें बता सकता है, ताकि हम फिर उसे मज़ीद उस पर वीडियो बना के उसे समझाया जा सके।